दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ, शायद इस चीज़ के बारे में आज तक पूरे इतिहास में किसी ने बात नहीं की और इस चीज़ के बारे में शायद किसी ने आज तक कुछ कहा ही नहीं। और शायद इसलिए नहीं कहा क्योंकि इस पे ख़ास महत्व देना लोगों को अच्छा नहीं लगता, या फिर वो खुद इस चीज़ में अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते होंगे, या फिर उन्हें ये लगता होगा कि यदि मैं ये फ़िलॉसफी कहूँ या फिर मैं ये बात यदि कहूँ तो लोगों को ये एक मजाक ही लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जो कहने जा रहा हूँ ये कोई प्रूफ्ड बात नहीं है। प्रूफ्ड बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बारे में आज तक किसी ने बात ही नहीं की। तो आखिर जब कोई बात करेगा तभी तो उसके ऊपर फिर गहन किया जाएगा, उसके ऊपर शोध किया जाएगा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने ही नाम दिया है चंपा गंगा सभ्यता की। जैसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता है और सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसी तरीके से चंपा गंगा भी एक सभ्यता है। इसे सभ्यता कहा जा सकता है क्योंकि आप देखें तो जो कल्चरल डिफरेंस है ईस्टर्न इंडिया और जो वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया का जो कल्चर है, खासकर अंग प्रदेश और उसके निकट जो बंगाल है और जो मगध का जो कुछ इलाका है और ये सब जो इलाके हैं, तो इन सभी चीज़ों का जो उपज है इसको चंपा गंगा सभ्यता बोला जा सकता है। इसलिए क्योंकि चंपा और गंगा नदी ये दोनों ही बहुत पुरानी नदियां हैं और बहुत दिन से ये भागलपुर में अपने ही रास्ते पे बह रही है। चंपा और गंगा नदियों का जो संगम है वो भागलपुर के, आधुनिक भागलपुर के नाथनगर में दिखाई पड़ता है। और इसके अलावा भी बहुत सी नदियां हैं जो कि भागलपुर में गंगा नदी को ज्वाइन करती है। जैसे कि मैं यदि बात करूं तो चीर नदी जो है वो गंगा को दाहिने साइड से डाउन स्ट्रीम में भागलपुर में ज्वाइन करती है। उसके बाद जो चंदन है, जिसे क्षेत्रीय भाषा में चानन बोला जाता है, वो नाथनगर में ज्वाइन करती है। और इसी चानन या चंदन नदी को ही पहले चंपा नदी के नाम से जाना जाता था, ऐसा क्लेम किया जाता है। और उसके बाद भेना और कोआ नदी, जो कि बाद में गंगा को कहलगांव में ज्वाइन करती है। कहलगांव भागलपुर ज़िला में ही आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 5 नदियों का जो संगम है वो गंगा के साथ भागलपुर में हमें देखने को मिलता है। ये सभी एक ही स्थान पे नहीं है, जैसे कि मतलब किसी एक पॉइंट पे ये पांचों नदियां ज्वाइन नहीं करती है, ये आगे पीछे ज्वाइन करती है। जो कि चीर और चानन नदी जो है वो पहले ज्वाइन करती है भागलपुर में, और बेहना और कोवा नदी गंगा को पूर्वी भागलपुर में ज्वाइन करती है कहलगांव के पास। इसके आगे भी कुछ नदियां हैं जो कि ज्वाइन करती है राजमहल में, और आगे गुमानी नदी है जो कि ज्वाइन करती है। तो उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूं क्योंकि अब वो बिहार का हिस्सा नहीं है और न ही भागलपुर का हिस्सा है। तो ये 5 नदियों का जो संगम है ये भागलपुर में आपको देखने को मिल सकता है। तो दरअसल मैं
इस चीज़ पे बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ चंपा गंगा सिविलाइजेशन के बारे में। आपको ये जानकर शायद अच्छा लगे कि जो रियल अंगिका और रियल जहाँ पे आज भी हिंदी का इन्फ्लुएंस आपको कम मिलेगा वो है अब बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका डिस्ट्रिक्ट में आपको मतलब बांका है और ईस्टर्न भागलपुर जो कि कहलगांव, पीरपैंती, शिवनारायणपुर और मथुरापुर, मिर्ज़ा चौकी और आगे जो भी इलाके हैं वहाँ पे आपको रियल अंगिका देखने को मिल सकती है। हालांकि वहाँ पे भी हिंदी का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक है। आज के आधुनिक भागलपुर में तो अब लोग बहुत कम अंगिका का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ शहर है भागलपुर, स्मार्ट सिटी भी बन गया है। और आप किसी भी मॉडर्न सिटी या टाउन में जाएं वहाँ पे लोग हिंदी में ही बात करते हैं। आप पटना जाएं, आप गया चले जाएं, आप मुजफ्फरपुर चले जाएं, आप दरभंगा भी चले जाएं, वहाँ पर भी आपको लोग हिंदी में ही बात करते मिलेंगे। मैथिली में कोई ख़ास वहाँ पे कोई बात नहीं करता है। और आप कहीं भी चले जाएं बिहार के, आप किसी भी भारत के किसी भी बड़े शहर में जाएं, आप झांसी चले जाएं, वहाँ आपको कोई बुंदेली बोलते हुए नहीं दिखेगा। सभी लोग खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं। आप इलाहाबाद आएँ, वहाँ पर आपको कोई अवधी या बघेली बोलते हुए नहीं दिखेगा, वहाँ पर भी लोग अब हिंदी बोलते हैं। तो बड़े शहरों में हिंदी का खासा अपना एक डोमिनेंस बन चुका है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि चंपा गंगा सभ्यता से ही आप ये बोल सकते हैं कि अंग और अंगिका सभ्यता का शुरुआत हुआ है। अंगिका कल्चर के ऊपर जो कि बहुत से मैथिली जो कि ये कहते हैं कि कोई ख़ास अंतर नहीं है अंगिका में और मैथिली में, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। उस तरीके से तो अवधी में भी और मैथिली में भी कोई ख़ास कल्चर नहीं है। और लेकिन जो रूट होते हैं वो रूट आप चंपा गंगा सभ्यता यानी कि अंगिका कल्चर इसको नाम देना एक तरीके से थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, इसलिए मैं इसे अंगिका कल्चर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अंगिका वर्ड ही बाद में बना है। तो मैं इसे अंग कल्चर बोलता हूँ और इसे अंग सिविलाइजेशन भी बोला जा सकता है कि ये एक अपने आप में एक सिविलाइजेशन थी जिसके ऊपर कभी ना कोई रिसर्च हुआ, ना कभी कोई शोध हुआ। और वैसे भी जो भी शोध जहाँ पर भी हुए हैं तो वो सुल्तानगंज के आसपास हुए हैं, तो वहाँ से बौद्ध और जैन की धर्म की बहुत से मूर्तियाँ मिली हैं। लेकिन बांका वगैरह में कुछ खास आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह पे नहीं हुआ है और लोगों के बारे में उतना जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल से अगर बांका में और भागलपुर के अमरपुर जो कि बांका में ही आता है वहाँ पे, और भागलपुर के नाथनगर और जो बांका नदी में जहाँ पर से मतलब चंपा नदी को ट्रेस करते हुए आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनाने चाहिए और वहाँ पे डिस्कवर करना चाहिए। तो वहाँ पर से हो सकता है इस चीज़ के ऊपर बहुत सी जानकारियाँ मिले और एक नया सिविलाइजेशन के को हम लोग जान सकें। तो दरअसल पूरे ईस्टर्न इंडिया आप को कह सकते हैं जिसका कि खास जिसकी जो उपज है वो चंपा और गंगा सिविलाइजेशन से मिलती है और यहीं पर से फिर बाद में जो सिविलाइजेशन है जो कि बना है। तो इसके ऊपर दरअसल ये टोटल हाइपोथेटिकल है और ये सिर्फ मेरी खुद की ओपिनियन है, क्योंकि इसके ऊपर ना आज तक किसी ने बात की, नहीं इस चीज़ के ऊपर आपको कोई रिसर्च मिलेगा, नहीं कोई आपको इस चीज़ के ऊपर बताने वाला है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की है। तो ये चंपा गंगा सिविलाइजेशन या चंपा गंगा सिविलाइजेशन बोलें और अंग कल्चर बोलें, तो यहाँ पर से यही है जो कि रियल अंग कल्चर है जो कि आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप रियल अंग कल्चर को देखना चाहते हैं जो रियल है, तो वो आपको
बांका, भागलपुर और देवघर, गोड्डा और जमुई और यहाँ आपके जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हैं और जो साहिबगंज जो कि झारखंड में आता है और राजमहल है और कुछ जगह ये सब अब झारखंड में, पहले ये सब बिहार में थे, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कहीं सब डिवीज़न हुआ करते थे। तो यहाँ पे आपको रियल अंग कल्चर देखने को मिलेगा और जो अंग कल्चर जो कि वैरी कर जाता है वो आपको वैरी करेगा। हल्का कटिहार साइड पे अंग कल्चर वैरी करेगा। बेगूसराय और खगड़िया में अंग कल्चर आपको हल्का नॉर्थ अंग कल्चर और साउथ अंग कल्चर में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और लखीसराय में जो अंग कल्चर है वो थोड़ा मगधीफाइड है। वहाँ पे मगधी का बहुत इन्फ्लुएंस, मगधी कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लखीसराय में। और जो आपका जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मतलब कि इसके अलावा हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये है वो जो कि बंगाल में है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, तो वहाँ पे आपको जो अंगिका भाषा बहुत माइनॉरिटी में मिलेंगी, लेकिन वहाँ ऐसी बात नहीं है कि अंगिका भाषा नहीं बोली जाती है। दरअसल बंगाल स्टेट बनने के बाद वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब बंगाली पॉपुलेशन बढ़ गई है लेकिन वो ओरिजिनली वो अंग डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं। वहाँ पे कोई इस तरीके की बात नहीं है कि वो कभी अंग का पार्ट नहीं रहा है, वो अंग का पार्ट रहा है, लेकिन वहाँ पे अब बंगाली पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। तो ऐसा बोलना कि ये अंग का पार्ट नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये है कि सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, इसको अंग का पार्ट दिखाना ये बिल्कुल ही बेसलेस है और वहाँ पर अंग का कोई मतलब नहीं है, वहाँ तक अंग का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया जो कि कुंदन अमिताभ जी ने अपना एक मैप बनाया अंगिका.com पे, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल वो बेसलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। उनको वो क्रॉप कर देना चाहिए या फिर कोई नया अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। सहरसा, मधेपुरा का और सुपौल, अररिया वगैरह का कोई मतलब नहीं अंग कल्चर से। सिमिलरिटीज़ मिल सकती हैं मैथिली कल्चर और अंगिका कल्चर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मैथिली कल्चर के अंदर आप इसको इंक्लूड कर दें, ऐसा नहीं है। सिमिलरिटीज़ तो पूरे ईस्टर्न इंडिया में मिल जाएंगी, उड़िया से लेकर के आपको मैथिली में भी मिल जाएंगी सिमिलरिटीज़, छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगी, झारखंड में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी कल्चर एक दूसरे के अंदर आ जाएं, सभी कल्चर ऐसा नहीं होता है। तो ये बात थी जो कि मैंने आपको आज बताई चंपा गंगा सिविलाइजेशन के बारे में और अंग कल्चर जो कि जिसका जो कि फ्लरिश हुआ है अंग महाजनपद में, और इसी कारण से जिसे चंपा कहा जाता था, चंपा एज ए कैपिटल बनाया गया था। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप हिस्ट्री से और यदि आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपको पता होगा कि कैपिटल और सिटी प्रीवियस टाइम में वही फ्लरिश करते थे जहाँ पर नदियाँ होती थी और जहाँ और उनका कैपिटल भी वही होता था। जैसे राजगृह पहले कैपिटल था मगध का, लेकिन उसको बाद में चेंज करके पाटलिपुत्र किया गया। तो उसी तरीके से नदियों के अगल बगल में ही सिविलाइजेशन की ओरिजिन आपको मिलती है। तो चंपा गंगा सिविलाइजेशन के बारे में आज आपने जाना। शायद ये बहुत ही नई चीज़ है, इसके बारे में कोई आज तक बात नहीं किया है, लेकिन अगर कोई नहीं बताएगा तो लोग कैसे जानेंगे, और जब तक लोग नहीं जानेंगे लोग उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ ये एकदम 100% बिल्कुल सही है। मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में कि मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता, ना ही मैं इस चीज़ के ऊपर कोई ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक प्रोबेबिलिटी है कि चंपा गंगा सिविलाइजेशन थी।
जिसके बारे में किसी ने बात किया ही नहीं। जिस तरीके से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटका में जो कुछ अभी अवशेष पाए गए हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, जो कि ये बताते हैं कि यहाँ पर एक अलग सिविलाइजेशन थी जो कि डेट करती है हड़प्पन सिविलाइजेशन से थोड़े दिन बाद, थोड़े सालों के बाद की उसकी जब डेट आई है कार्बन डेटिंग के और सभी साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा। तो ये उतनी पुरानी तो नहीं बताई जा रही है सिविलाइजेशन साउथ की, लेकिन उसके बाद की बताई जा रही है और उसको एक नाम भी दिया गया था। तो इसके बारे में भी लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा। लेकिन उसी तरीके से चंपा गंगा सिविलाइजेशन भी थी और अंग कल्चर वहीं से फ्लरिश किया है सभी जगह पे, बंगाल में, अंग प्रदेश में और सभी जगहों पे। तो इस वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ना करें मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, और लोग पहुंच ही जाएंगे यहाँ तक देखने के लिए। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप इस वीडियो को शेयर करें और सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि इस वीडियो में क्या है, ताकि लोग अधिक से अधिक चंपा गंगा सिविलाइजेशन और अंग कल्चर के बारे में जान सकें। और जो लोग ज़्यादा ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं वो इस वीडियो को सुनने के बाद खुद से जाएंगे और इस रिसर्च करेंगे, तो उससे ये होगा कि मुझे भी कुछ जानने को मिलेगा। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि आप हर पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दें। कॉन्ट्राडिक्ट करने का तो मैं भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है कि मैं उसकी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करके और अपना इन्फ्लुएंस बना लूँगा, अपने थॉट्स को इम्पोज कर दूँगा। ऐसा नहीं है, तो ये गलत बात है। ठीक है, थैंक यू। जय अंग, जय अंगिका, जय भागलपुर, जय बिहार, जय भारत।